हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेंथ वालों का साइंस का पेपर, जो कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए पहले अपलोड कर दिया, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कंप्लीटली सारे के सारे ए टू जेड इसके अंदर आंसर देखेंगे। इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है 22 और इसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस हैं वो है 8। और हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ऐसे ही जो पैटर्न रहेगा, पैटर्न एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा, आपको एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो दूसरी बार रिकॉर्ड हो रही है, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि या तो आप लाइक करो या फिर डिसलाइक करो। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, अदरवाइज डिसलाइक जरूर से करें। लेकिन हाँ, ये काम हर किसी को करना है। तो फिर चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बताया गया कि कितने कितने मार्क्स के। अब चलते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। तो अब फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज। तो यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल रोज की बात करी जा रही है तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पीरियड्स। तो ठीक है, इनको यहाँ पर कहा जाता है, वो कहा जाता है पीरियड्स। और लेकिन वहीं पर ये अगर हॉरिजॉन्टल की जगह पर अगर वर्टिकल हो जाए, अगर वर्टिकल भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर अगर वर्टिकल की बात करी जाए तो वर्टिकल को कहा जाता है यहाँ पर ग्रुप्स। तो फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्रुप्स, इसका आंसर है। तो ये एक साथ में दो क्वेश्चंस आपके रेडी हो चुके हैं। तो वर्टिकल को ग्रुप्स कहते हैं और हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं? वो कहते हैं यहाँ पर पीरियड्स। और यहाँ पर ये कह रहेगा रो नहीं रहती, यहाँ पर इसको कॉलम कहते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर है कि रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। तो जब बॉडी से कोई भी वेस्टेज रिमूव होता है तो इस प्रोसेस का नाम पूछा गया। तो इस प्रोसेस का जो नाम है वो है यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका एकदम से सही आंसर रहेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम एकदम से करेक्ट आंसर है इसका। फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर थर्ड वाले में। थर्ड वाला पॉइंट सी वाला है, उसके अंदर बोला है कि वी हैविंग मोर सिमिलरिटीज विद। तो इन किसकी टर्म्स में हमारी जो सिमिलरिटीज हैं वो किसके साथ में? तो ये स्टेटमेंट क्लियरली आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है या फिर आपकी बुक के अंदर मेंशन है। वो ये है कि यहाँ पर चाइनीज स्कूल बॉय। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो रहेगा चाइनीज स्कूल बॉय, इसका एकदम से करेक्ट आंसर है। तो ये साथ में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर ये वाला जो डी वाला है, डी वाले के अंदर बस ऐसे यूनिट पूछे तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि डी वाले का आंसर क्या है। डी वाले का आंसर क्या करना है? आपको कमेंट करना है कि सर इसका आंसर ये है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि डी वाले का आंसर क्या है। मैं इसका आंसर बताता हूँ, लेकिन उससे पहले समझो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। देखिए, एक पॉइंट ए है जहां पर क्या है कि एक चार्ज है क्यों। ठीक है, क्यों चार्ज है और वो कहां पर गया? वो गया कोई पॉइंट बी के ऊपर, और वो क्यों ही चार्ज गया। तो यहां से यहां तक लेके जाने में इसको कितना वर्क डन हुआ? मान लो कि डब्ल्यू वर्क हुआ। और कितना चार्ज गया? वो गया क्यों। तो ये जो होता है इसी को ही कहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट रहती है वो रहती है यहाँ पर वोल्ट, इसकी यूनिट रहती है और इसको वी से डिनोट किया जाता है। ठीक है। और फिर उसको हम चलते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि द डिस्पोजल ऑफ वाटर इज एन द सीरियस प्रॉब्लम। तो यहाँ पर किसके लिए सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है? अगर आप देखिए कि यहाँ पर हर जगह पर डिस्पोज होता है। अब जैसे कि आपने अपने कोई भी जो स्टूडेंट आप सभी देखते होंगे कि अपने घर पे जो कचरा होता है कि आप एक तरीके से कचरा है तो वो कहाँ पर फेंकते हो? हम बाहर फेंक देते हैं या फिर कोई गाड़ी आती है उसमें डाल देते हैं। तो वो जाता कहाँ है? अल्टीमेटली हम उसे यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद में उसे बाहर दे देते हैं। तो वो कहाँ जाता है? वो जाता है इन्वायरमेंट में। तो ये प्रॉब्लम किसके लिए होगी? ये प्रॉब्लम होगी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इसका एकदम से करेक्ट आंसर है। इन्वायरमेंटल इसका एकदम से करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आता है कि आप लोगों को मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम के अंदर किस तरीके से करना होगा? जिस तरीके से कि यहाँ पे बोला गया है विनेगर। विनेगर के आपको इसके सिमिलर क्या हो सकता है इसमें? अगर आप देखिए 2.3 सेंटीमीटर नहीं हो सकता 1985 1975। लेकिन यहाँ पर जो टर्म मिली वो मिली एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर ये बोला गया कि विनेगर किस तरीके का होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, ए वाले का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है फोर्थ, इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। फिर उसका हम चलते हैं बी। बी जो कि है यहाँ पर फीमेल। अब फीमेल से यहाँ पर क्या है? ऑस्ट्रेजोन या टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर फीमेल का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑस्ट्रेजोन, इसका एकदम से सही आंसर है। और अगर बात करें टेस्टोस्टेरोन तो ये टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है मेल्स के अंदर। तो दो क्वेश्चंस हैं, मतलब कि ऑस्ट्रेजोन ये होता है फीमेल्स के लिए और यहाँ पर जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये होता है मेल के लिए। तो इन दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर बात करी गई है सेक्स क्रोमोसोम्स की। तो यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो ये किस लिए काम में आते हैं? ये आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के। तो यहाँ पर जो सी वाले का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर रहेगा 7, इसका एकदम से करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद चलते हैं डी पॉइंट के ऊपर, जिसके अंदर बोला गया है आईबॉल। अब यहाँ पे आईबॉल को देने का मीनिंग ये है कि आईबॉल की साइज क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक ही चीज़ है जो कि साइज है। तो यहाँ पर अगर साइज की बात करी जा रही है कि कितनी साइज होती है, तो जो एवरेज साइज रहती है आईबॉल की वो रहती है 2.3 सेंटीमीटर। और अगर ये 2.3 सेंटीमीटर से छोटी हो जाती है या छोटी हो जाती है तो कौन सी डिजीज होती है? ये नाम याद रखना, डिजीज कौन सी होगी इसमें जब आइज छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर जो डिजीज होती है वो होती है मायोपिया।
मायोपिया होती है इसमें। और फिर उसके बाद में यदि अगर साइज़ बड़ी हो जाती है कि अगर मान लीजिए कि आपकी आँख 2.3 सेंटीमीटर से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी तो वो होती है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया होता है। और जो अभी जनरली स्टूडेंट्स रहती है, मायोपिया किस में रहती है, स्टूडेंट्स के अंदर रहती है जिनकी की एज जो है वो करीब करीब बचपन से लेकर के 10 से लेकर के, ये फिक्स नहीं है कि 10 वालों के, कई के बच्चों के भी लग जाती है, तो यहाँ पर ये एज फिक्स नहीं है, लेकिन 10 से 30 तक क्या रहता है, वो रहता है मायोपिया। फिर उसका अपना हाइपरमेट्रोपिया होता है 40 ईयर्स प्लस वालों के लिए, ठीक है। 40 ईयर्स प्लस वालों के अंदर ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस में स्टूडेंट्स में भी पाए जाते हैं, तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। और फिर ई वाला पॉइंट है, ई वाले पॉइंट के अंदर बोला गया है कि आपको बताना है इसमें कि गंगा एक्शन प्लान। तो फिर यहाँ पर अगर बात करी जाए कि गंगा एक्शन प्लान कब रिलीज हुआ था, तो अगर हम इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो ये रहने वाला है 1987, इसका एकदम से सही आंसर है। ई वाले का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर 3 एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में, जो कि है आप लोग को करेक्ट मैच द कॉलम करना है। तो ये वाली जरूर से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आने वाले। अभी मैं जितने भी, जैसे कि एक तो हो गए हमारे एमसीक्यूज और हो गए, और फिर उसी के साथ में फिल इन द ब्लैंक्स हो चुके हैं, और मैच द कॉलम हो चुके हैं, और ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे सही होने चाहिए। 20 मार्क्स तो आपके कंफर्म हैं 80 में से, ठीक है। ये कैसे कंफर्म है, बस इनकी एक एक लाइन के जो वर्ड्स हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दो और उनको कर लो, पूरा पूरा पेपर कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें कि मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, अब अगर लिक्विड स्टेट की बात करी जा रही है तो आपको ये याद होना चाहिए कि मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो कि क्या है, लिक्विड स्टेट के अंदर रहता है, तो मरकरी इसका एकदम से करेक्ट आंसर है। और अगर बात करें सोडियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सारे के सारे किस फॉर्म में रहते हैं, ये रहते हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर, सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं सोडियम, एल्यूमिनियम, जिंक सारे। और फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया है सेकेंड वाले के अंदर कि द जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो यहाँ पर जाइलम की बात करेगी, ये जाइलम जो रिस्पॉन्सिबल रहता है मेनली वो रहता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए, लेकिन आपको फिलोयम का भी याद होना चाहिए। अब बताइए कि फिलोयम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये तो हो गया कि चलो कि जाइलम जो होता है ये होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ वाटर, लेकिन ये बताए कि फिलोयम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि नेम द मास्टर ग्लैंड, अगर यहाँ पर मास्टर ग्लैंड की बात करी जाए तो जो यहाँ पर रहता है वो रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसका एकदम से करेक्ट आंसर है। सी वाले का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर सेकंड आंसर, इसका एकदम से करेक्ट है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बोला गया कि ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, अब यहाँ पे बात करेगी पावर ऑफ लेंस क्या होता है। अगर हम बात करें कि पावर ऑफ लेंस जो रहता है वो रहता है 1 अपॉन फोकल लेंथ रहता है, और इसमें जो इसकी यूनिट रहती है वो रहती है डायोप्टर। अब फोकल लेंथ किस में रहती है, अगर डायोप्टर की बात करें, डायोप्टर क्या रहता है, डायोप्टर रहता है 1/मीटर। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी पावर ऑफ लेंस निकाले तो 1 अपॉन फोकल लेंथ होगी, वो होगी मीटर में, जब जाकर के आप पावर निकाल सकते हैं डायोप्टर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी वाले का वो है थर्ड ऑप्शन, इसका एकदम से करेक्ट है। फिर उसके बाद में बोला गया कि द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ एन द डिस्टिंक्ट विजन फॉर एन द यंग एडल्ट विद द नॉर्मल विजन इज अबाउट, तो यहाँ पर अगर नॉर्मल विजन की बात करी जा रही है तो वो है 25 सेंटीमीटर। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा कि ये 25 सेंटीमीटर होगा, 25 मीटर होगा, कल एग्जाम के अंदर ये लिखाएगा 25 मिलीमीटर, तो कई कई बच्चे इसको मार्क करेंगे, तो ये नहीं, एग्जैक्टली यूनिट याद होनी चाहिए, वो है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, इसका एकदम से करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद में आते हैं यहाँ पर जो आते हैं वो आते हैं वन वर्ड आंसर, या तो वन वर्ड में लिख दीजिए या वन सेंटेंस में लिख दीजिए। अब इसमें बोला गया कि राइट द नेम ऑफ द इक्वेशन इन विच द एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स, तो अगर एक्सचेंज ऑफ आयन्स होते हैं तो ये तो इसके अंदर इसने खुद नहीं बोल दिया कि आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो जिसके अंदर आयन एक्सचेंज होते हैं वो कौन सी रिएक्शन होती है, वो होती है आयन एक्सचेंज रिएक्शन। तो ई वाले का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर आयन एक्सचेंज रिएक्शन रहेगा, एक वर्ड का है कि आयन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है, ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन होता है इसका आंसर। फिर उसके बाद चलते हैं सेकंड वाले के अंदर, इसमें बोला गया कि पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। अब पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर की अगर बात करें तो वो होती है एग्जैक्टली 7, लेकिन जो हम ड्रिंक करते हैं उसकी 7 से थोड़ी कम होती है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा एसिडिक, देखो एसिड क्या होते हैं, एसिड की जो पीएच रहती है वो रहती है 0 to 7 तक, ठीक है, 0 से 7 तक रहती है एसिड की पीएच। और अगर बात करें बेस की पीएच कितनी रहेगी, अगर बेस की पीएच की बात करें तो वो रहती है 7 से लेकर के 14 तक। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप लोगों को नोट डाउन करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि अगर कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड है, अगर उसकी
पीएच इंक्रीज हो रही है, ठीक है, पीएच इंक्रीज हो रही है, कैसे भी इंक्रीज हो रही है, तो वो किस तरफ जा रहा है, वो जा रहा है बेसिक कैरेक्टर की तरफ, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर की तरफ जा रहा है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर पीएच डिक्रीज हो रही है तो वो एसिडिक कैरेक्टर की तरफ जा रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट आएगा सी वाले के अंदर बोला गया कि राइट द नेम ऑफ द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर, दैट इज ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो होगा उसको क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं इसको, एन एरोबिक रेस्पिरेशन इसका एकदम से करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बोलेगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर यूनिट की बात करें तो वो रहता है यहाँ पर कूलाम, ठीक है, कूलाम इसका एकदम से करेक्ट आंसर है, और इसके जो डिनोट किया जाता है वो किया जाता है कैपिटल सी से, तो इसका एकदम से करेक्ट आंसर रहेगा यही। फिर आता है ई वाला क्वेश्चन जिसके अंदर बोला गया कि राइट द नेम ऑफ द कार्बन विच आर यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर एंड द फायर एक्सटिंग्विशर। तो अब जो रेफ्रिजरेटर में भी काम में लिया जाए और फायर एक्सटिंग्विशन में भी काम में लिया जाए, तो इस ऐसा कौन सा कंपाउंड जो कि ऐसा काम हो सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रेफ्रिजरेटर में भी काम में ली जाती है और फायर एक्सटिंग्विशर में भी काम में ली जाती है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसका एकदम से करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट आता है सी वाला ऑप्शन जिसके अंदर है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो इसका आंसर सुनना कि उसको इसलिए करा जाता है क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मैग्नीशियम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो मैग्नीशियम क्या करता है कि प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड उसके ऊपर रहती है। क्योंकि देखिए ये है मैग्नीशियम रिबन और इसके जो ऊपर वाले हैं मैग्नीशियम वो क्या करते हैं कि रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देंगे। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगी तो क्या ये बर्न होगा, नहीं होगा। इसी वजह से क्या किया जाता है, इसको क्लीन किया जाता है, इसको रब किया जाता है एक सैंड पेपर से, फिर उसके बाद में करा जाता है। अब बात करी जा रही है यहाँ पर डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो इसके नाम से ये कि एक्सो का हमेशा याद रखना कि एक्सो मतलब कि एनर्जी क्या आएगी, वो एनर्जी होगी इसमें रिलीज, इसमें एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन वो रहेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर की केमिकल रिएक्शन है, इसके अंदर वर्ड होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन है, जिसके अंदर की जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिलाया जाता है तो उसमें रिएक्शन से क्या निकलती, हीट बाहर निकलती है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, वो कहते हैं एंडोथर्मिक मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर उसके बाद में यहाँ पर बोला गया कि राइट द मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ लिखना है। अब इसके अंदर लॉ क्या था, इसका मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की अगर लॉ की बात करें तो इसका लॉ सिंपल सा था कि जो केमिकल और जो फिजिकल स्टेट है, केमिकल और जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी पीरियोडिकली अकर करती हैं। क्या करती हैं, पीरियोडिकली अकर करती हैं, पीरियोडिकली अकर करती हैं जब उनको उनके एटॉमिक वेट के उसमें करा जाए, पीरियोडिकली अकर करती हैं जब एटॉमिक वेट में उनको अरेंज किया जाए। तो मैं इसको बोल देता हूँ, इसको साथ में नोट डाउन कर लेना इसको कि पीरियोडिक लॉ क्या था। मेंडलीफ स्टेट दैट द physical and the chemical properties of elements reoccur periodically when the elements are arranged in order of their atomic weight। इसका एकदम से करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद बोलोगे कि डॉबर्नियर ट्रेड्स का लॉ बताइए। तो यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार करवा देता हूँ आप लोगों का कि या तो मेंडलीफ का आ जाएगा या डॉबर्नियर ट्रेड्स का आ जाएगा या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन आ जाएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ बताइए कि किस लॉ के ऊपर इनको स्टेट किया गया। तो यहाँ पर अगर बात करें कि डॉबर्नियर ट्रेड्स के अंदर क्या था कि ऑल द एलिमेंट्स, अगर ऑल द एलिमेंट्स, इसने क्या किया था कि सारे के सारे एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। फिर इसने क्या करा कि 3वां है मतलब कि A, B और C 3 एलिमेंट्स हैं और इनको अगर अरेंज किया जाए तो B वाला जो रहेगा वो रहेगा A + C का हाफ, इसका एटॉमिक वेट इसके बराबर रहेगा। तो ये था इसका पूरा लॉ। फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा कि डिफाइन सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन जो रहता है वो रहता है कि सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर होता है। ये किस में होता है, ये एग्जिस्ट करता है फ्लावर के अंदर। फ्लावर के अंदर क्या होता है कि जो अगर कोई भी एक फ्लावर है जो कि यहाँ पे क्या होता है, इसमें पोलन लेके जाया जाता है, ठीक है, पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। तो ये जो प्रोसेस रहती है ऑटोमेटिकली एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के लिए, वो रहती है सेल्फ पोलिनेशन। अब यहाँ पर बोला गया कि वाई इज रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल। अब रिप्रोडक्शन एसेंशियल इसलिए है क्योंकि ये सर्वाइवल ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स विदाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन कुड एंड। तो यहाँ पे देखिए कि रिप्रोडक्शन क्यों है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आज रिप्रोडक्शन नहीं होता, मतलब कि एक तरीके से आप नेक्स्ट जनरेशन नहीं आती है। मान लो कि यहाँ पर डॉग्स हैं, ठीक है, डॉग्स की नेक्स्ट जनरेशन नहीं आती,
ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन उनकी नहीं आती तो क्या होगा, उनके जो प्रीवियस जनरेशन है वो डाई होती जाएगी, नेक्स्ट जनरेशन आ नहीं रही। तो एक टाइम में ऐसा आएगा कि जिस टाइम पर जो पहले के डॉग्स थे वो भी मरने लग जाएंगे, ये सारे के सारे डॉग्स मर जाएंगे, मतलब एक तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर ह्यूमन बींग्स आज रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें तो क्या होगा कि आने वाले टाइम के अंदर कोई भी ह्यूमन बींग नहीं बचेगी इस प्लेनेट पर। तो क्या होगा कि रिप्रोडक्शन इसीलिए एसेंशियल है क्योंकि नेक्स्ट आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए रिप्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है, ये इसका इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन है 2 मार्क्स के मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। अब 3 मार्क्स के आप लोग खुद से कीजिए और इसका पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पूरी पूरी पीडीएफ आप लोगों के लिए इस तरीके से रहेगी और ये जितने भी क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो अब इसके अंदर बोलेगा कि ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम की ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके उसमें। तो इनकी करना है, न्यूरॉन की पूरी पूरी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। फिर इसका हमने यहाँ पर बोलेगा कि राइट द 4 कैरेक्टर्स ऑफ एंड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो अब यहाँ पर बोलेगा कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के 4 फैक्टर बताओ। अगर पहले फैक्टर की बात करें तो वो रहता है लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे फैक्टर की बात करें वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, तीसरी बात करें वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सारी की सारी बातें आपको लिखनी होंगी, उसी के साथ में इसका फॉर्मूला भी लिखना होगा। सब कुछ लिखने के बाद में आपको 4 नंबर मिलेंगे और 4 नंबर के प्रश्न के अंदर कम से कम 5 से 6 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, 5 से 6 पॉइंट लिखने हैं। जैसे कि अगर बात करूं कि 3 नंबर में आपको कितना लिखना होगा, 3 नंबर के अंदर हमेशा याद रखना कि 4 से 5 पॉइंट, बस 1 पॉइंट ज़्यादा बढ़ा करके लिख देना है। 3 नंबर का है तो उसके अंदर 4 पॉइंट, 4 नंबर का है तो 5 पॉइंट, उसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे और ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों को उससे डर लगता है, ये जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इसके अंदर बोला गया कि फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ एन दी 2 मीटर, जिसकी फोकल लेंथ 2 मीटर। तो भाई इसके अंदर सीधा सा फॉर्मूला लिखना, फोकल लेंथ मतलब पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। तो पावर इज इक्वल टू यहाँ पर ये आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/2। तो यहाँ से बात करें 0.5 डायोप्टर। ठीक है, 0.5 डायोप्टर आ गया इसका आंसर। उसी तरीके से इस पॉइंट को भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ बी वाले को कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर और यहाँ पर बोला गया फोकल लेंथ। तो याद होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहता है, वो रहता है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो यहाँ पे फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, मतलब कि ये दिया हुआ है 20 इज इक्वल टू 2f। तो यहाँ से f की जो वैल्यू आ गई, f की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। इतने आसान क्वेश्चन आएंगे, एक बार में सॉल्व हो जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट कर दूंगा। और ऐसे ही और पेपर के लिए क्या करना है भाई, सब्सक्राइब करते हुए जाना और लाइक या फिर डिसलाइक में से कुछ तो करते हुए जाइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो और बहुत ही शानदार परफॉर्म करने वाले हो आप एग्जाम के अंदर। डरने की कोई भी बात नहीं है इसमें, बस थोड़ा ध्यान रखना कि जो क्वेश्चंस हैं उनको पूरा पूरा कंप्लीटली A to Z पढ़ना और फिर उसका आंसर देना और पेपर बहुत ही अच्छा होगा।